ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है इंस्टा मिलेनियर की एपिसोड नंबर 11 से आगे की कहानी। इस कहानी को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, तो चलिए देर न करते हुए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आदिति अभी भी लक्की की ओर ही देखे जा रही थी। भूमिका ने आदिति का ध्यान लक्की के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहाँ देख रही हो? इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा था। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग में से अपना मोबाइल फोन निकाला था। जैसे ही भूमिका ने अपनी स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, हाँ दीदी। अरे दीदी, जब फैमिली को आपके एज की वजह से इतना प्रेशर फील हो रहा है, तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ, आपको हर टाइम इन सब चीजों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आप मजे से कहीं बाहर जाकर घूमकर आओ और अब मुझे भी तभी फोन करना जब आपके जीवन में प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? भूमिका ने कहा और फोन कट कर दिया था। उसके चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से आदिति के पास आकर बैठ गई थी। और क्या हुआ? आदिति ने भूमिका के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजन है, तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो वो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। भूमिका का चेहरा यह बात कहते ही लटक गया था। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? तुम्हारी कजन तो काफी सुंदर है और इंटेलिजेंट भी है, तो शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो कोई जॉब कर सकती है। आदिति ने मुस्कुराते हुए भूमिका से कहा था, अरे वो दिक्कत नहीं है। अरे उसे अभी भी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो आज ही शादी कर ले। लेकिन एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है, लेकिन वो तो ये देखना चाहती है कि मैं किसी से शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसके फोटोज देखे ही हैं, वो सुंदर है, लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले। भूमिका ने कहा और फिर आगे की बात कहने से पहले उसने लक्की को घूरा और बोली, अब वो ऐसे किसी फायर टीचर से तो शादी नहीं कर सकती ना। जैसे ही उसने यह बात कही थी, बाहर किसी का कार का हॉर्न बजने की आवाज आ गई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला एक लड़का बाहर निकल कर आया था। ईशान, भूमिका ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी थी। जैसे ही भूमिका के मुंह से बाकी लड़कियों ने नाम सुना, वो सब भी ईशान की गाड़ी की ओर दौड़ने लगे थे। अरे कैप्टन, तुमने यह गाड़ी कब खरीद ली? अरे यह तो ऑडी A4 है। ईशान की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फिराते हुए कहा। ईशान ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया था। ईशान भाई तो तभी से कार चला रहे हैं जब से वो सेकेंड ईयर में थे। वैसे ईशान भाई, यह कितने की पड़ी? एक दूसरे लड़के ने पूछा। ईशान ने इस सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, यह कोई ज्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख की पड़ी है। मैं तो इसे सिर्फ तभी चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीद लूंगा। उधर भूमिका और उसकी टीम की बाकी लड़कियां भी ईशान के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थी। तो आदिति और लक्की ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे थे। कौन है यह? आदिति ने लक्की से पूछा। यह ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफी अमीर परिवार से है, विक्रांत से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। लक्की ने ईशान की ओर देखते हुए आदिति से कहा, ईशान, हमें एक बार अपनी नई गाड़ी में जरा रोजरी गार्डन तक घुमाकर तो ले आओ, हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने मुस्कुराते हुए ईशान से कहा था। उसकी आंखों में ईशान को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नजरों से उसे घूरे जा रही थी। इधर ईशान का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर ईशान के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा भी दी थी। ईशान ने उनमें से एक पॉक लिया और भूमिका की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी घुमाते हैं तुम्हें रोजरी की तरफ, ईशान ने कहा और भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा था।
जैसे ही भूमिका ने उसके मुंह से यह बात सुनी, उसे शर्म सी आ गई थी और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए थे। उसे देखकर ईशान को भी हंसी आ गई थी। उसने अपने सिगरेट से एक और पफ लिया और भूमिका को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा था। भले ही ईशान को अपने पिता से यह कार खरीदवाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि वो इतना वक्त भूमिका को इसमें घुमाने में नहीं लगाने वाला था। ईशान उन लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमाकर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे भूमिका हो या कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई थी। उसने पीछे की सीट पर अपनी उन दो सहेलियों को भी बैठा दिया था जिनमें से उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जन कौन है जिसे पीछे की सीट पर बैठाया जाए। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन सर, आप ऐसे ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? गलत बात है सर, चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम तो यहीं पर है ना। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना आज हम दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर लेते हैं। अच्छा ऐसा है तो ऐसा करते हैं, तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो, ऑर्डर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा सा इधर उधर घुमा कर लाता हूं और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। ईशान ने अपनी नई गाड़ी की मखमल जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा था। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे तब भूमिका अदिति को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतनी धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आजा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं, चल जल्दी आजा। भूमिका ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा था। अदिति भूमिका का इशारा देखते हुए कार की ओर आगे बढ़ने लगी थी। रुको, लक्की को भी बुला लेते हैं, अदिति ने लक्की की ओर देखते हुए कहा था। वो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। अदिति साफ साफ देख पा रही थी कि लक्की इन सब लोगों से अलग था, अलग नहीं बल्कि बहुत ही अलग था। अगर यह सब लोग तेल थे तो लक्की पानी था। लक्की हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता बहन। तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेज है? अगर उसे देना पड़ गया पैसा तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। भूमिका ने लक्की के ऊपर फाड़ते कसते हुए कहा था। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाना खाते हैं उसने वो जगह अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। और एक और लड़की ने कहा, और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ चलने में तो हमें भी शर्म आ जाएगी, इसलिए बेटर यही है कि तुम उससे यहीं से टाटा टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो। और एक लड़की ने भूमिका की बात का समर्थन करते हुए कहा, चाहे बास्केटबॉल वालों की टीम हो या चीयर लीडर्स की टीम, वो लोग लक्की का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना खाना भी पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए लक्की का उनके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों की बातों को सुनकर ही समझ गई थी कि बाकी के लोग लक्की से कितनी नफरत करते थे, और अगर मैं ऐसे वो लक्की को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। लक्की खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि अदिति उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े हुए थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अदिति गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन लक्की वहीं खड़ा रह गया था। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आया और वो शीशा नीचे करते हुए कही, हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कहीं कुछ टूट न जाए, भूमिका ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा दिया था। गाड़ी आगे बढ़ गई थी और अदिति की नजरें पीछे लक्की पर ही चिपक गई थी। लक्की ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर आगे बढ़ने लगा था। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने लगा था तभी उसका फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ से काशीनाथ जी थे। लक्की सर, रुस्तम डांगी का अभी फोन आया था, उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा ठीक है, लक्की ने कहा और अपना फोन रख दिया था। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फोन किया था और इतनी ही देर में उसका काम भी हो गया था, लेकिन उसे पता था कि कोयल तक यह बात पहुंचाने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब सब अपना सामान समेटकर लक्की जॉगिंग करने लगा था तब उसके फोन पर अमित का फोन आया। अमित की आवाज से ही लग रहा था कि वो आज बहुत ज्यादा खुश था। भाई तू कहाँ है? मैं तुझे कैसे बताऊं क्या हो गया? अमित ने कहा, मैं ग्राउंड पर हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। लक्की ने अमित को और एक झटका देते हुए कहा।
जैसे ही अमित ने उसके मुंह से यह खबर सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था और उसने उधर से कहा, अरे भाई तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है। अभी 20 मिनट पहले ही कोयल के पापा का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बताना, तुझे कैसे पता चला? मुझे तेरी आवाज से पता चल गया रे पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। लक्की ने इधर से मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ, यह बात भी सही है। चल अब तू जल्दी से काके पर आजा। कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है। हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी से आजा, अमित ने लक्की से कहा था। लक्की दौड़ते दौड़ते रुक गया था और अपने आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, नहीं तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा हूँ। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर कोयल का मन खराब हो जाए। अरे यार भाई ऐसे मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर हैं, अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आजा ना यार। देख अगर तू नहीं आया तो भूल जाना कि मैं गर्वित और प्रीतम तेरे भाई हैं। आज से दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरे कमरे पर भी आना भी बंद हो जाएगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा था और इससे पहले कि लक्की कुछ कह पाता, अमित ने फोन कट कर दिया था। लक्की असमंजस में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए और इसीलिए उसने अपना फोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फोन करने लगा था। लेकिन अमित ने उसका फोन काट दिया था और थोड़ी देर के बाद ही उसके फोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही लक्की ने उसका यह मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया था। लक्की मैदान में खड़ा इसी उफाफोह में फंसा हुआ था कि आखिर उसे कोयल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए जाना चाहिए था या नहीं। हालांकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद लक्की ही था, लेकिन वो अपने मुंह से उसे यह सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फोन देखा। उस पर अमित का वही मैसेज उसके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। चलो दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही, लक्की ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल गया था। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा कोयल के कुछ एक दोस्त और भी थे जो वहां नजर आ रहे थे। वहीं अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे। कोयल के साथ उसका और एक दोस्त तन्मय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। जैसे ही लक्की वहां पर पहुंचा, उसने सबसे पहले कोयल को ही देखा। इधर कोयल जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने लक्की को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया था। भले ही लक्की ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी लक्की के लिए उसका गुस्सा भी शांत नहीं होने वाला था। जैसे ही लक्की उनके टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार कोयल के इस कहे से लक्की का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इस बात से हैरान थे। लक्की के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लक्की कोयल की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। कोयल की बातें सुनकर लक्की का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन आज कोयल का मूड काफी अच्छा था। इसलिए उसने लक्की से कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है और तुम आ ही गए हो तो बैठ जाओ। कोयल ने कहते हुए लक्की को देखा भी नहीं था। उसने बिना देखे ही उसे कहा और फिर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में जुट गई थी। लक्की वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। वो कोयल की पीठ देख रहा था और उसकी सब बातों की वजह से अब उसके दिल में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने लगा था। इससे पहले कि वो कोयल से कुछ कहता, अमित उसके पास आया और लक्की के कानों में बोला, अरे तू उसकी बात का बुरा मान गया यार। चल, तेरा भाई आज बहुत खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना आज, अमित ने कहा और उसे उसका हाथ पकड़कर अपने पास ले जाने लगा था। लक्की भी उसके पीछे पीछे चला गया और अमित के पास जाकर बैठ गया था। फिर उसने गर्वित और प्रीतम की तरफ हाथ उठा दिया था। उधर जैसे ही लक्की वहां जाकर बैठा, कोयल ने फिर से उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बार लक्की ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने जानबूझकर कोयल से अपनी नजरों को दूर कर लिया था ताकि उसे जरा सा भी गुस्सा न आ सके। कोयल, यह लड़का कौन है और तेरी ट्रीट में इसका क्या काम है? कोयल की एक दोस्त ने लक्की की ओर टेढ़ी नजरों से देखा और पूछा। बाकी के लोग जो लक्की के बारे में नहीं जानते थे और उसके बारे में सिर्फ उसके कपड़ों को देखकर अपने मन में राय बना रहे थे, वो भी कोयल को ऐसे ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। जब कोयल ने देखा कि सारी नजरें उसकी ओर ही घूम गई थी, तो उसने लक्की के बारे में बताना शुरू करते हुए कहा, यह भाई बहुत ही कमाल के इंसान है। इनसे बड़ा अजूबा आपको पूरे दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह यह पैसे निकालने के लिए एक बैंक में गए थे। पता है कौन से बैंक में? न्यू सिटी बैंक में। न्यू सिटी बैंक का नाम सुनते ही सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी इस बैंक का नाम नहीं सुना था। बात सिर्फ इतनी सी थी
कि लक्की का हुलिया देखकर कोई सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि यह आदमी न्यू सिटी बैंक में भी जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोयल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा और वहां जाकर यह मैनेजर से कह रहे थे कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने कहा था, ठीक है, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड भी नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ ही था कि वहाँ बैठे कुछ लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई थी। वो बार बार लकी को देखे जा रहे थे और हंस रहे थे और बाकी के लोग जैसे अमित और रोशनी, इन लोगों को सच पता था, इसलिए यह लोग चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया था और इस दौरान लकी सिर्फ अमित, गर्वित और प्रीतम से ही बात कर रहा था। कोयल और उसके दोस्त की तरफ वो देख भी नहीं रहा था। प्लेट में एक पकौड़ा उठाते हुए कोयल ने जोर से कहा, और पता है उसके बाद क्या हुआ? लायन ग्रुप का सीईओ क्रांति रायजादा, मोहित रायजादा का बाप, सीधा मेरे पिताजी के ऑफिस में आया और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ, लेकिन कोयल एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि तेरी फैमिली ने यह प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी। यार, लायन ग्रुप का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो दिल्ली की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, एक लड़के ने हंसते हुए कहा था। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्रांति रायजादा कितना पावरफुल आदमी है, इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। उसके तेवर किसी से भी छुपे हुए नहीं है। अगर एक बार वो किसी की बैंड बजाने की सोच लेता है तो फिर वो इतनी आसानी से सामने वाले को छोड़ता भी नहीं है। वो चाहे किसी की भी कंपनी को गायब करवा दे, और तेरे पापा ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, यह मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। एक और लड़के ने उससे कहा था। हाँ, हो सकता है कि इसमें किसी और का भी हाथ हो, एक और लड़के ने हंसते हुए कहा। कोयल उन सब लोगों की बातों को सुनकर चिढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसकी इस जीत को इस तरह नहीं देख रहे थे, इसलिए उसने भी जोश जोश में कहा, हाँ, तो तुम क्या मेरे पापा को कोई छोटा मोटा आदमी समझते हो? मेरे पापा के आगे क्रांति रायजादा जैसे 10 आदमी भी पानी भरते हैं। वो चाहे तो एक झटके में मोहित और उसके बाप को हमारी कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी पर रख सकते हैं। मेरे पापा के आगे वो जीरो हैं। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने क्या किया और क्या नहीं। तो चलो, मैं तुम्हारे सामने उन्हीं से पूछ लेती हूँ। फिर कोयल ने अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और उसके पिता के नंबर पर मिला दिया था। फिर उसने फोन का स्पीकर भी चालू कर दिया था ताकि वो जो भी बात कर रही थी उसे उसके बाकी दोस्त भी सुन पाए। 4 घंटे बजने के बाद उसके पापा ने फोन उठाया और फोन उठाते ही कोयल ने उससे सीधा सवाल पूछते हुए कहा, पापा, आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी की मदद ली थी क्या? यह कहते ही कोयल को एहसास हुआ था कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी वो गलत थी। लकी उसे इस सस्पेंस में फंसा देखकर खुश हो रहा था। आज सुबह ही उसके पिताजी ने उसे जब फोन किया था तो फोन पर खूब खरी खटी सुनाई हुई थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे देखकर किसी भी आदमी से उलझना चाहिए था, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वो क्रांति रायजादा जैसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अब कोयल अपने ही जोश के जाल में फंस चुकी थी। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि उसके पिता को पहले ऐसे किसी आदमी के बारे में याद नहीं आया हो और बाद में याद आ गया हो और उसी की मदद से उन्होंने ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो। जब कोयल को अपने ही मन में यह सब ख्याली पुलाव पका रही थी तब उधर से उसके पिता ने कहा, कोयल, मैं कहां से किसी की मदद लेता? अगर मैं किसी की मदद ले पाता तो आज सुबह मैं यह क्यों कहता कि जाओ, तुम्हें रात मोहित के साथ बितानी पड़ेगी। हाँ, माना कि मैंने गुस्से में वो सब कहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, उसके पिता ने कहा। लेकिन वो यह सब भूल गए थे कि उनकी बात न सिर्फ कोयल बल्कि उसके दोस्त भी सुन रहे थे। कोयल का चेहरा अपने पिता के शब्दों को सुन लेने के बाद ही सम से लाल हो गया था। लक्की अपनी नजर नीचे कर ली थी। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि इधर जब उसके दोस्त उन दोनों की बातों को सुन रहे थे तो ऐसे में उसके पिता आखिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते थे? तो मोहित के साथ रात बिताने वाली बात को इतना जोर से कैसे बोल सकते थे? कोयल का चेहरे की सारी चमक मानो उड़ सी गई थी और वो तुरंत आगे की बात करने के लिए अपनी जगह से उठकर एक कोने में चली गई थी। पापा, तो आपने किसी की मदद नहीं ली थी? कोयल ने फिर से अपने पापा से पूछा। उसे अपने ही पिता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पिता ने उधर फिर से कहा, अरे बेटा, अगर मैं इस मैटर में किसी की मदद ले पाता तो मैं तुम्हें रात मोहित के साथ बिताने के लिए कहता ही क्यों? इस बात को दोबारा अपने पिता के मुंह से सुनना कोयल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक बार ऊपर की ओर देखते हुए बोली, पापा प्लीज, आप बार बार यह बोलना बंद करोगे या नहीं? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी आपने यही बोला था। अब मैं कोने में आ गई तो भी आप यही बोल रहे हो। पापा, क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो?
मेरे सारे दोस्त यह सब सुन रहे थे। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं? माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। और मुझे मालूम होता भी कैसे? तुमने थोड़ी ना मुझे बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, या तुम अपने फोन का लाउड स्पीकर बंद करके रखती। उसके पिता ने उसे उस ओर से उल्टा झाड़ते हुए कहा था, अरे पापा ठीक है, अब आप क्या चाहते हो? किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? कोयल ने अपना ही सिर पकड़कर कहा था। उसे लग रहा था कि उसे अपने पिता को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके सारे दोस्त उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तब तक कोयल यह भी मान रही थी कि उसके पिता ने ही अपने किसी आदमी को बोलकर इस मैटर को सॉल्व करवाया था। लेकिन अब क्योंकि अब सच सबके सामने आ गया था, इसलिए सबके सामने उसका पोपट होने ही वाला था। अरे कोयल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मसले में तुम्हारे उस दोस्त ने हमारी मदद की हो? उसके पिता ने पूछा। मेरे दोस्त ने, कोयल ने अपने आप से कहा और फिर कुछ सोचने लगी थी। फिर उसने अपने बाकी दोस्तों की ओर देखा जो टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक कोयल को लगा कि उसके पापा सही कह रहे थे। वैसे भी उसने दोपहर में प्रशांत को तो फोन किया ही था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से ही यह सब काम हो पाया है। तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए और साथ में उससे यह भी कहना है कि मैं उसका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूँगा जो मेरे बस में होगा। कोयल के पापा ने गंभीर स्वर में कहा था। हाँ ठीक है, मैं भूल दूंगी। चलो अभी मैं फोन रख रही हूँ। बाय डैड, कोयल ने अपने पापा से कहा। उसे भी अब यही लग रहा था कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। लेकिन अब जब उसके दोस्त ने ही उसकी मदद की थी तो फिर उसके पिता उसे इतना क्यों सुना रहे थे? जब वो अपनी बेटी को बचा ही नहीं सकते थे तो सुना भी तो नहीं सकते थे। जैसे ही कोयल फोन काटने ही वाली थी तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे एक सेकेंड रुको, मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी हेल्प की है उसका कनेक्शन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं हो सकता। कोयल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और फोन काट कर दिया था। उसके दिमाग में अभी तक शक चल रहा था और उसी शक के साथ वो टेबल की ओर आगे बढ़ी जा रही थी। जब सब लोगों ने वो बात सुन ही ली थी तो सब लोग उस चीज के बारे में और भी जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। आखिर कौन था वो इंसान जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था और वो भी इतनी जल्दी? इधर कोयल के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे। जो भी लोग उसे देख रहे थे वो भी उसके चेहरे को देख रही थी और आखिर में उसकी आंखें दिशा की ओर जाकर टिकी गई थी। इन सब में अगर कोयल सबसे करीब कोई था तो वो दिशा ही थी। उसने मुस्कुराते हुए दिशा को देखा और बोली, दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की है? दिशा ने जैसे ही उसके मुंह से यह सवाल सुना उसके होश उड़ गए थे। इधर लक्की भी उसका यह बचकाना सा सवाल सुनकर उसके ऊपर हंस रहा था। उसे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोयल को ऐसा क्यों लग रहा था कि दिशा ने उसकी मदद की थी। कोयल की मदद किसने की थी इसके बारे में उसे तो कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने ना में अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसे किसी आदमी का कोई कांटेक्ट ही नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा ऐसा क्या? कोयल का चेहरा उसका जवाब सुनने के बाद थोड़ा सा लटक गया था। हाँ मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम, दिशा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अब उसने अपनी नजर दिशा से मुड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था और मानसी ने जवाब में कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारी इस मैटर में मदद कर पाने के सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हाँ मैंने फोन निकालकर कुछ लोगों को फोन जरूर किए थे, लेकिन मैं तो उन्हें फोन करने से पहले ही यह जानती थी कि उसने बात करने का कोई फायदा ही नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही बस तुम्हारा मन रखने के लिए उन्हें फोन कर दिया था। कोयल को भी यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा और इससे पहले कि वो रोशनी से वही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे घर वालों ने तो मुझे यही कहा था कि क्रांति राजदादा के मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता, तो फिर एक छोटा सा पार्षद बोलकर क्या उसका उखाड़ लेगा? रोशनी के एक दूर के मामा पार्षद थे। अब उसके पास और कोई चारा बचा ही नहीं था, इसलिए उसने अमित को देखा और बोला, अमित क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो ना तो मैंने और न ही प्रीतम ने यह काम किया है। हम आज तो क्या आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने भी नहीं देख सकते। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लक्की।
कोयल लक्की की ओर देख रही थी, लेकिन वो दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। इधर लक्की भी उससे नजर बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मगन था। वो कोयल के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। कोयल जब बारी बारी से सब लोगों से पूछ चुकी थी कि आखिर उसकी मदद किसने की थी, तब आखिर में उसकी नजर लक्की पर जाकर टिक गई थी। वैसे तो उसने लक्की से कोई उम्मीद ही नहीं थी, पर क्योंकि उसने सब लोगों से पूछ लिया था, इसलिए वो सोच रही थी कि वो लक्की से भी पूछ ले। उसने लक्की की ओर देखा और लक्की ने भी एक पल उसकी ओर देखकर अपनी नजर नीचे कर ली थी। अगर वो उससे पूछ भी लेती तो भी लक्की का मन नहीं था कि वो उसके मुंह से कुछ भी बता पाए। लक्की ने नजर हटाते ही कोयल ने अपने आप से कहा, तो फिर वो कौन है जिसने मेरी मदद की? इतना कहते ही कोयल के कंधे झुक गए थे और उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसे जाकर थैंक यू बोले। थोड़ी ही देर में उस दिमागी उथल पुथल के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक नाम आया था, प्रशांत। उसका नाम जुबान पर आते ही कोयल की आंखों में एक चमक आ गई थी और उसके कंधे फिर से सीधे हो गए थे। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि सिवाय प्रशांत के उसके बाकी सारे दोस्त तो यही मौजूद थे। तो इसका मतलब साफ था कि प्रशांत ने ही उसकी मदद की थी और साथ ही उसे यह भी याद था कि उसने प्रशांत को फोन भी किया था। कोयल ने तुरंत अपने पर्स में से फोन निकाला और प्रशांत का नंबर डायल कर दिया था। क्या सच में प्रशांत ने ही यह किया? लेकिन उसके फैमिली का चेतल मितल से क्या कांटेक्ट होगा? जब कोयल अपने मन में इन सभी सवालों के साथ जूझ रही थी, तभी उधर से प्रशांत ने फोन उठा लिया था। हेलो कोयल, कैसी हो? सब ठीक है? प्रशांत ने उधर से भारी सी आवाज में पूछा। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा प्रशांत, एक बात बताओ, क्या मोहित का मैटर सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की? कोयल ने सीधा सवाल किया था और अपने टेबल पर बैठे हुए लोगों को देखने लगी थी। मैं? देखो, जब तुमने मुझे फोन किया था तो मैंने अपने पापा को फोन किया था। मेरे पापा को पूरा केस बताया तो पापा ने बोला कि वो और चेतल मितल एक ही क्लास में पढ़ते थे और अब वो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो वो उनसे बात करके देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरे पापा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। उसे लग रहा था कि कोयल उसे दोबारा फोन नहीं करेगी, लेकिन अब उसका फोन आ गया था तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि उसने कोयल के मैटर में अपने पिता से बात नहीं की थी। नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैटर तो सॉल्व हो गया है, कोयल ने चहकते हुए कहा और आगे बोली। और मुझे पता है कि यह हुआ भी किसकी वजह से है। प्रशांत, अगर तुम नहीं होते तो यह कभी नहीं हो पाता। मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि कोई चेतल मितल जी से मिलने के लिए गया था और वो कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ही होंगे। इसलिए थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच। कोयल ने भरे हुए गले में कहा। चलो, अगर मैटर सॉल्व हो गया है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और इसमें तुम्हें मुझे भी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। प्रशांत ने कोयल से कहा। अरे कैसे नहीं किया? जो भी किया वो तुमने ही तो किया है। तुम खुद भी यह बात अच्छे से जानते हो कि लायन ग्रुप कितना पावरफुल ग्रुप है। अब अगर वो खुद मेरे पापा से माफी मांगने के लिए आगे आए हैं तो इसका मतलब चेतल मितल कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। जब वो खुद चेतल मितल के सामने टिक नहीं सकते तो मेरे पापा और हमारी छोटी सी कंपनी का क्या भी साथ है। इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलना तो बनता ही है, कोयल ने प्रशांत से कहा था। अचानक से उसकी आंखों में वो डर फिर से उभर आया था जो दोपहर में उसने महसूस हो रहा था। अगर प्रशांत नहीं होता तो मोहित और उसके पिता न जाने कोयल के साथ क्या कर बैठते। इसलिए वो प्रशांत और उसके पापा का दिल से शुक्रिया कह रही थी। उसकी आंखें फोन पर बात करते करते भर गई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचा करो, प्रशांत ने उधर से मुस्कुराते हुए कहा। एक काम करो ना प्रशांत, तुम सीधे यूनिवर्सिटी के पास काके पर आ जाओ। यहाँ हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तुम आओ तो मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू भी बोल दूंगी और साथ ही तुम्हें एक बढ़िया सा ट्रीट भी दूंगी, कोयल ने कहा। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रशांत ने भी उसके ऑफर को हाँ कर दी थी और उसकी हाँ सुनते ही कोयल का मन और भी ज्यादा खुश हो गया था। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसे चिपक गई थी जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से चिपकती है। इधर फोन रखने के बाद प्रशांत भी अपने आप को शीशे में निहार रहा था। कोयल की बात सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई थी। लायन ग्रुप को मात देना इतने छोटे से लड़के के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी और वो जानता था कि वो इस किस्से को सुनाकर अपने दोस्तों से कितने वाहवाही लूट सकता था। ढेर सारी लड़कियां उस पर मर सकती थी और उसके दुश्मन उससे नजर मिलाने की हिम्मत भी खो देने वाले थे। इधर जब कोयल के मुंह से बाकी लोगों ने चेतल मितल का नाम सुना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। वो प्रशांत को जानते तो नहीं थे, लेकिन वो समझ गए थे कि अगर उसके पिता की दोस्ती
चेतन मित्तल के साथ में थी तो वो जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी ही था। कोयल का कोई इतना अच्छा दोस्त भी था, इस बात की जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं थी और जैसे ही उन्हें उसके बारे में पता चला उनका कोयल से जल जाना लाजमी था। उधर प्रशांत भी उसके दोस्तों के चेहरे देखने को बेताब था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट और हल्के नीले रंग की जींस पहन ली थी। उसके नीचे उसने अपने पसंदीदा लेदर के जूते पहने और फिर एक बढ़िया सा परफ्यूम लगाकर घर से बाहर आ गया था। अपने बुलेट पर बैठने के लगभग 20 मिनट के बाद ही वो यूनिवर्सिटी के पास काके पर पहुंच गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा तो कोयल ने उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया और वो अपनी जगह से खड़ी भी हो गई थी। उधर प्रशांत ने भी कोयल की ओर देखकर हाथ हिला दिया था और फिर उसके आसपास बैठे लोगों के चेहरे देखने लगा। उनकी आंखों में उसके लिए जलन साफ नजर आ रही थी। उन लोगों को ऐसे सुलगता हुआ देख उसे और भी सुकून मिल रहा था। वो भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लेकिन उसका कॉलेज दूसरा था। प्रशांत की लंबाई लगभग 6 फुट की थी। उसका बदन हल्का सा भरा हुआ और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पे गर्मी की वजह से हल्का सा पसीना भी जम गया था। प्रशांत, कोयल जितनी खुशी के साथ हो सकती थी उतनी खुशी के साथ बोली और फिर उसके गले लग गई थी। इसके बाद उसने प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत 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 सारा शुक्रिया कि तुम इतने मुश्किल टाइम में न सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे बल्कि मुझे सेफ्टी से भी बाहर निकाला। मैं सच बता रही हूँ, ना तो मैं और ना ही मेरे पापा कभी इस चीज को अपनी लाइफ में भूलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वी आर देयर फॉर यू। जब भी तुम्हें जरूरत लगे तुम्हारी फ्रेंड्स तुमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। कोयल ने हंसते भी कहा और उसके हाथ को अपने हाथों में हल्के से दबा दिया था। लक्की ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी। उसे इस विडंबना पर हंसी आ रही थी लेकिन वो जानता था कि उसकी हंसी बहुत से लोगों के दिल पर छुरी का काम कर सकती थी। इसलिए वो चुप रहा और अपनी प्लेट पर ध्यान देने लगा था। जैसे ही कोयल ने प्रशांत का हाथ दबाया तो प्रशांत उसके हाथ की तरफ देखने लगा था। अब की बार उसने कोयल का हाथ थामा और चमकती हुई आंखों से उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें कोयल की आंखों पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोयल बस करो, और कितनी बार थैंक यू बोलोगी? मेरे लिए यह सब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और फिर जब बात तुम्हारी है तो मैं अपनी जान पर भी खेलने के लिए रेडी था। कोयल को उसकी इस बात पर शर्म आ गई थी। वो थोड़ा सा हंसी और फिर शर्मा कर नीचे की ओर देखने लगी थी। इसके बाद वो और एक बार प्रशांत से गले मिली और उसने अपने साथ टेबल पर ले गई थी। जैसे ही सबने प्रशांत को टेबल की ओर आते हुए देखा तो न चाहते हुए भी सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। प्रशांत का ऑरा ही ऐसा था कि वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए थे। सब लोगों ने अपने कांटे और चम्मच छोड़ दी थी सिवाय लकी के। उसने प्रशांत की ओर बस एक बार देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर अपनी प्लेट की ओर देखने लगा था। अमित और गर्वित उसे खड़े होने का इशारा भी कर रहे थे लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ था। कोयल को पहले ही लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने ऐसी हरकत की तब तो वो उसके ऊपर फट पड़ने के लिए तैयार ही हो गई थी। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया था। वो प्रशांत के सामने अपना वैसा रूप दिखाकर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। अरे आप सब लोग मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट थोड़ी हूँ। आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज। प्रशांत ने भी मिलती हुई इज्जत के सामने कुछ ज्यादा ही बड़प्पन दिखाते हुए कहा। लकी को मन ही मन हंसी भी आ रही थी। एक तरफ वो था जिसे अपने हिस्से की इज्जत नहीं मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यह था जो दूसरे की शादी में खुद दुल्हा बनकर घूम रहा था। जैसे ही प्रशांत ने यह कहा बाकी सभी लोग बैठ गए थे। उसकी बात को सुनकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई बड़ा आदमी था। आओ तुम मेरे साथ बैठो। कोयल ने फिर से प्रशांत का हाथ पकड़ने का एक बहाना ढूंढते हुए कहा और उसे अपने साथ वाले अपने स्टूल पर ले गई थी। वैसे तो वो स्टूल 2 लोगों के हिसाब से ही बना था लेकिन क्योंकि प्रशांत काफी हट्टा कट्टा और बड़े से दिल डोल वाला आदमी था इसलिए उस एक स्टूल पर सिर्फ वही बैठ सकता था। अब उसके बैठ जाने के बाद कोयल के लिए जगह नहीं बची थी। अरे बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सरको, रोशनी ने कहा और सब लोग थोड़ी थोड़ी जगह भी बनाने लगे थे। सब लोग पहले ही काफी चिपक कर बैठे हुए थे इसलिए उसने खिसकने का कोई फायदा नहीं हुआ था। अब कोयल और प्रशांत को काफी फंसा हुआ महसूस हो रहा था। इस बीच लक्की चुपचाप अपना खाना खा रहा था। जैसे ही कोयल ने उसे देखा तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आ गया। वो लक्की का शिकार करने के लिए तैयार हो गई थी और इसीलिए उसने लक्की की ओर देखते हुए कहा, लक्की। जैसे ही लक्की ने कोयल के मुंह से अपना नाम सुना वो समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। उसने जैसे ही अपनी नजर उठाई तो उसने देखा कि कोयल उसे घिन भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों को देखकर लक्की ने पहले ही अपना कांटा रोक लिया था। वो कोयल का मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था। इधर अमित और रोशनी भी
एक दूसरे की ओर देख रहे थे और इससे पहले कि रोशनी कोयल से कुछ कह पाती, कोयल ने लक्की से कहा, मेरे हिसाब से तो अब तुम फ्री हो गए हो ना? वैसे भी तुम इनवाइट तो थे नहीं और उसके बाद भी तुम काफी कुछ खा चुके हो। फिर भी अगर तुम्हें और भूख लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक करवा देती हूँ। तुम अपने रूम पर जाओ और वहाँ जाकर आराम से खा लेना। कोयल की बातें तो बहुत कड़वी थी, लेकिन वो इतना मुस्कुराकर यह सब कह रही थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो लक्की की बेइज्जती कर रही थी। रोशनी और अमित को बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो भी इसमें सब कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी लोग जो अभी तक हंस रहे थे, वो बोल रहे थे, वो भी लक्की को देखकर खामोश हो गए थे। कोयल को ऐसी बात सुनकर लक्की का चेहरा उतर गया था, जो उसे लग रहा था कि उसके दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया था। उसे इस बात पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने इस लड़की की मदद की ही क्यों थी। वो चाहता तो अभी 1 मिनट के अंदर इस पूरे खेल को अभी सिर्फ एक चाल से पलट सकता था, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहता था। कोयल ने वो दिन नहीं देखे थे जिसे लक्की अभी जी कर आ रहा था, इसलिए कुछ पलों के गुस्से के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना काटा प्लेट पर रखकर टिश्यू पेपर से अपना हाथ पोंछकर वहाँ से उठकर बाहर जाने लगा था। लक्की के लिए यह किसी जहर के घूंट से कम नहीं था। भले ही कोयल उसकी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन उसकी बोली उसके दिल में अभी भी चुभ रही थी। लेकिन इसमें गलती कोयल की भी नहीं थी। जो दिखता है वो बिकता ही है। आदमी की वैल्यू नहीं है, उसके कपड़ों की है। लक्की को अपने परिवार के बड़े लोगों की कही एक एक बात याद आ रही थी और उन्हीं के कहे के हिसाब से वो इतना रेस होने के बाद भी इतनी सादगी का जीवन बिता रहा था। लक्की रात के अंधेरे भरे आसमान को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान में ढेर सारे तारे थे, लेकिन उन तारों को देखकर लक्की और ज्यादा उदास हो गया था। यूनिवर्सिटी के पास की चौपाटी से होते हुए जब लक्की गुजर रहा था तो उसने देखा कि ढेर सारे लड़के और लड़कियां वहां खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी वो गली जगमगा रही थी। थोड़ी ही दूरी पर उस पानी पूरी वाले का ठेला भी खड़ा था, जहाँ से अक्सर लक्की और डिम्पल पानी पूरी खाया करते थे। लक्की ने जब उसे देखा तो उसका मन और भी ज्यादा उदास हो गया था। वहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से पानी पूरी खिला रहा था। लक्की ने उन दोनों को देखा तो उसने अपनी और डिम्पल की याद आ गई थी। वो भी उसी जगह पर उसी तरह से खड़ा होकर डिम्पल को पानी पूरी खिलाया करता था। उस ठेले को देखकर उसका दिल भारी हो आया था। उसे भूख लग रही थी और उसने सोचा कि क्यों न पानी पूरी खा लिया जाए। लाओ भैया, एक प्लेट देना, लक्की ने कहा। उसकी आवाज से वो उदासी जाने का नाम नहीं ले रही थी। अरे लक्की भैया, आज अकेले अकेले भाभी कहाँ है? उस पानी पूरी वाले ने लक्की की ओर देखकर पूछा था। यह बात सुनकर लक्की का मुंह और उतर गया था। उससे इस बात का कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। पानी पूरी वाला भी समझ गया कि उसने गलत तार छेड़ दिया है। उसने एक पूरी बनाई और लक्की के दोने में रख दी थी। लक्की ने उसे उठाया और अपने होठों तक लेकर आया ही था कि वापस रखकर प्लेट फेंक दिया था। अरे लक्की भैया, क्या हुआ? मच्छर गिर गया क्या? पानी पूरी वाले ने पूछा। नहीं नहीं, बस मन नहीं है, लक्की ने कहा और वहाँ से निकल गया था। जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था तब अचानक से जोरदार बादल गरजने लगे थे। लक्की को लग रहा था कि आज बारिश होने वाली थी, इसलिए वो भागा भागा आया और अपने कमरे में घुस गया। पलंग पर लेटकर वो अभी भी डिम्पल को ही याद कर रहा था। एक बार फिर से बात करके देखूं, उसने अपने आप से कहा। और उससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, उसने अपना फोन निकाला और डिम्पल को फोन मिलाने लगा था। जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था तभी उसका फोन बज उठा था। किसी अनजान नंबर से फोन था। लक्की ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन नंबर पहचान में नहीं आ रहा था। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने फोन उठाकर बोला, हेलो लक्की बाबा, मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सामने से काशीनाथ जी ने पूछा। लक्की ने जैसे ही उनका नाम सुना सबसे पहले उसने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी और काशीनाथ की बातें कोई भी सुने। नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है और यह नंबर किसका है? लक्की ने फिर से अपने बिस्तर पर जाकर पूछा था। अरे वो मेरा ऑफिस का नंबर था, लोग रात को भी उसी पर फोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया कार्ड खरीद लिया था। शाम होते ही उसे बंद कर देता हूँ और इसे चालू कर लेता हूँ, काशीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्की ने उनकी बात पर सिर हिलाया और पूछा, कहिए क्या बात है? लक्की बाबा, रुस्तम डांगी का फोन आया था। मैंने जब आज सुबह उसे फोन किया था तो उसने बताया कि आप दिल्ली में ही हैं और गरीबी की परीक्षा दे रहे हैं। फिर मैंने उसे बताया कि आपने अभी परसों ही परीक्षा पास कर ली है और आप अपने परिवार की सारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात सुनकर रुस्तम ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। काशीनाथ जी ने कहा। यह सुनते ही लक्की की भौहें तन गई थी और उसने पूछा, मुझसे?
मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो क्या है ना कि उसे पता नहीं था कि आप यहीं पर हैं, तो वो एक बार बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहते हैं, और आपको अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी आप उसे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा रोल चलता है, काशीनाथ जी ने लक्की से कहा। असल में अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्म का बिजनेस सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के बहुत से देशों में फैला हुआ था। यह एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन लक्की के परिवार की रीत यही थी कि जब तक कोई भी आदमी परीक्षा को पार नहीं करता तब तक उसे बिजनेस का दामोदर नहीं मनाया जाता। ठीक है, मैं मिल लूंगा, लक्की ने कहा। वो वैसे भी बहुत सीधा और साधारण सा आदमी था, और इतने सालों के बाद अपनी कंपनी के लोगों से मिलना उसके लिए कुछ नया होने वाला था। ठीक है, तो मैं उसे फोन कर देता हूँ, वो कल सुबह ही आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज में पहुँच जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, आप उन्हें कॉलेज मत भेजिए, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। वैसे भी यहाँ पर मिलना ठीक नहीं होगा, लक्की ने कहा। वो तो रुस्तम डांगी को कॉलेज में बुलाकर जबरदस्ती की हवाबाजी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसे किसी ने रुस्तम के साथ देख लिया तो वो लोग उससे सवाल पूछ कर उसका जीना दुश्वार कर देंगे, और वो अभी कुछ दिन और यहाँ आराम से और सुकून से जीना चाहता था। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद तो उसे कंपनी के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना ही था। लेकिन लक्की बाबा, आप परिवार का हिस्सा हैं, आने वाले वक्त में आपको ही इसकी कमान संभालनी है। ऐसे में अगर आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो यह नियमों के खिलाफ नहीं हो जाएगा। रुस्तम डांगी तो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का इलाका ही देखते हैं, ऐसे में आपको उससे मिलने के लिए परेशान करना कहाँ तक ठीक होगा? मैं उसी को बोलता हूँ कि वो ही आपसे मिलने के लिए आ जाए, काशीनाथ जी ने फिर से जिद करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि लक्की कमान संभालने से पहले ही लोगों के सामने इतना सीधा नजर आने लगे, वरना लोग उसकी परवाह करना बंद कर देते। काशीनाथ जी, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं जब तक काम नहीं संभालता तब तक तो मैं उनसे मिलने के लिए जा ही सकता हूँ। वैसे भी उनसे मिलने के बहाने मैं थोड़ा शहर भी देख लूंगा और घूम भी आऊंगा, लक्की ने अपनी बातों को ठीक करते हुए कहा। इतने साल इतनी गरीबी देखने के बाद अब वो समझ गया था कि शादी से बड़ी कोई पूंजी नहीं थी। हाँ ठीक है लक्की बाबा, आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी इतने प्यार से बातें करते हैं कि कोई भी आपका मुरीद हो जाएगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं रुस्तम को बोल दूंगा कि आप खुद उससे मिलने आ रहे हैं, काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, लक्की ने कहा और फोन कट कर दिया था। जैसे ही उसने फोन रखा वो खिड़कियों को खोलने के लिए बाहर जा ही रहा था कि इतने में फिर से काशीनाथ जी का फोन आ गया था। हेलो लक्की बाबा, रुस्तम कह रहा है कि वो गोल्डन मेंशन होटल के कल लंच के लिए जाने वाला है, तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूं? काशीनाथ जी ने पूछा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कहना कि मैं 1 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा, लक्की ने कहा। उसके बाद उसने फोन रखा और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर उसने पलंग पर लेट गया था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया, डिम्पल की यादों ने फिर से उसे घेर लिया था। आज कहने को उसके पास सब कुछ था, वो डिम्पल को वो सब कुछ दे सकता था जो उसे चाहती थी, लेकिन फिर भी डिम्पल उसके साथ नहीं थी। लक्की को अपने लिए नहीं बल्कि डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने परीक्षा को कुछ दिन पहले ही पार कर लिया होता तो आज शायद डिम्पल उसके साथ होती। उसने फिर से अपना फोन उठाया और डिम्पल का नंबर निकालने लगा था, लेकिन मैं कहूँगा क्या, उसने अपने आप से पूछा था। जब काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फोन को वापस रख दिया था और अपनी आंखों को बंद करके लेट गया था। लक्की को कब नींद आ गई थी उसे पता ही नहीं चला था। जब थोड़ी देर के बाद उसे कमरे में किसी आने की आवाज सुनाई दी तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित वापस आ गए थे। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातों में वो इतने मशगूल थे कि भूल गए थे कि लक्की अपने बिस्तर पर सो रहा था। यार, यह प्रशांत तो 1 नंबर का गधा आदमी निकला। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या जरूरत थी? माली ने पूरे खाने का टेस्ट ही खराब कर दिया था, गर्वित ने उसके ऊपर बरसते हुए कहा। और हाँ, लाड साहब यहाँ तक भी नहीं माने। भाई, पता है कि बारिश हो रही है तो मत जाओ ना, लेकिन इतनी बारिश में कोयल को पीछे बैठाकर पूरी दिल्ली में अपनी बुलेट से पटाखे फोड़ने हैं, हद होती है, प्रीतम ने कहा और बोतल से पानी पीने लगा था। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा? उधर देखो, लक्की सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो, अमित ने कहा और लक्की की ओर देखने लगा था। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थी। गर्वित और प्रीतम प्रेस होने के लिए चले गए और अमित भी अपना तौलिया लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया था। अगले दिन जब सुबह हुई तो आसमान काफी साफ नजर आ रहा था। कल की बारिश के बाद कैंपस सड़कें
और मैदान सब धुल चुके थे। जिस हिसाब से पानी भरा हुआ था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि बारिश पूरी रात चली हुई थी। दूसरी और तीसरी क्लास की ब्रेक के बीच जब लक्की ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपना सिर बेंच पर टिकाया था, तभी अमित भागा भागा उसकी क्लास में घुसा और लक्की को झटके से उठाते हुए बोला, लक्की, कोयल के साथ ही गड़बड़ हो गई है। अच्छा, अब क्या हुआ उसके साथ? पास ही बैठे गर्वित ने कहा। प्रीतम, जो कि अमित की ओर देख रहा था, उसने उसके मजे लेते हुए कहा, अबे तेरा डिपार्टमेंट रोशनी की प्रॉब्लम झेलने का है, कोयल की नहीं। इस बात पर गर्वित और लक्की भी मुस्कुरा दिए थे। अबे तू 2 मिनट चुप रहा, अमित ने कहा और लक्की की ओर देखकर बोला। भाई, कोयल कल रात बाइक से गिर गई है, अमित ने कहा। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होती जब कोयल की बाइक पर बैठकर कार में गिर जाती। प्रीतम ने फिर से कोयल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बात पर उसे भी हंसी आ गई थी। एक पल के हंसने के बाद गर्वित ने पूछा, लेकिन वो गिरी कैसे? लक्की ने पूछा। अरे यार, कल रात को तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल गए थे। बस थोड़ी ही देर में अपनी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई थी, अमित ने कहा। अच्छा, फिर उसे बचाने कौन आया? चेतन मित्तल, प्रीतम ने फिर से उसके मजे लेते हुए कहा। प्रीत ने प्रीतम के बाल पकड़े और उसे जोर से खींच दिए। प्रीतम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से बाकी की क्लास में भी हल्ला होने लगा था। इसलिए अमित ने उसके बाल छोड़े और लक्की की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी मैदान के क्वार्टर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फोन आया था। उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े थे। फिर कोयल को अस्पताल लेकर गए। रोशनी और बाकी लोग तो सुबह जल्दी ही उससे मिलने के लिए अस्पताल चले गए थे और उसने कहा भी कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए, अमित ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। कल उसने लक्की के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, वो जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि अब वो कोयल की कभी शक्ल भी नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते, अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग उसकी खबर करके आते हैं। भाई, आखिर उसने हमें कल ट्रीट भी दी थी यार। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो, लेकिन उसका मन अच्छा है, अमित ने कहा और उसकी नजर नीची कर ली थी। उसे मालूम था कि इस बात पर उसके तीनों दोस्त उसे बहुत गालियां देने वाले थे। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अदा करना ही पड़ेगा, प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया था। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लक्की को देखा। वो अभी भी वहीं बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। क्या हुआ भाई, तू नहीं आ रहा है क्या? अमित ने लक्की से पूछा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं आया तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, लक्की ने चुटकी लेते हुए कहा था। वह उसके न आने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। अमित भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने उसे दोबारा नहीं पूछा और प्रीतम और गर्वित को अपने साथ लेकर निकल गया था। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज के बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर के बाद लक्की भी बाहर आ गया था। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर अपने लिए एक टैक्सी बुलवाई और सीधा होटल गोल्डन मेंशन के लिए निकल गया। जब ड्राइवर ने लक्की के मुंह से होटल गोल्डन मेंशन का नाम सुना तो वो चौंक गया था। जिस हिसाब से उसके कपड़े पहन रखे थे, ड्राइवर को लग रहा था कि उस हिसाब से तो लक्की सिर्फ वहां जाने का ही सपना देख सकता था। होटल गोल्डन मेंशन दिल्ली के सबसे बड़े होटल में से एक था। थोड़ी ही देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी नीले शीशे वाली बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे और ऊपर होटल गोल्डन मेंशन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही लक्की गाड़ी से उतरकर होटल में गया तो उसने देखा कि वहां ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी और वो दरवाजा, जो उसे दूर से देखने में काफी छोटा लग रहा था, वो लगभग 2 मंजिला जितना ऊंचा था। लक्की उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ा। गार्ड ने उसे पहले ही आता हुआ देख लिया था और उसने भी उसकी नजरों को भांप लिया था। उसने गेट पर अपना नाम दिया और अंदर दाखिल हो गया था। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था। सब लोगों ने वहाँ सूट बूट पहने हुए थे और लक्की अपने चप्पलों में ही उठकर चला गया था। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया था। उसने अपना फोन निकाला और देखा उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। लक्की ने फिर से अपना फोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बढ़ी चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लक्की ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था,
लेकिन वो उस लड़के पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई वाला की खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो पास आई, लकी ने देखा कि उसका चेहरा गोल और पलकें बड़ी बड़ी थी। उसकी शक्ल से ही वो काफी उत्साह में नजर आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउजर भी पहनी थी। उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और लकी से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हो गई थी। लकी भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी नजर उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? उस लड़की ने लकी को फटकारते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। लकी ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, लेकिन उसकी नजर बाज आने का नाम नहीं ले रही थी और वो वापस अपनी गर्दन पर जा टिकी थी। लकी अब उसकी कमर तक आते हुए बालों को देख रहा था। क्या देख रहे हो? नॉनसेंस, लड़की ने फिर से पलटकर कहा। उसे एहसास हो गया था कि लकी की नजरें अभी भी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। इस बार उसकी आवाज सुनकर लकी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थी और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक से भी खून बहना शुरू हो गया था। लड़की ने जोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा दिया। लड़की ने उसे इस तरह से देखा और बोली, ओह शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है, रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे। उस लड़की ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसने अपनी नाक से खुजली से महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके थूक कुछ छींटे लग चुके थे। ओह माय गॉड, तुम? लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया था। आई एम सो सॉरी, लकी ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा था। लेकिन इस बीच लकी का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया था। लकी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी और वो लड़की भी उसे घूरकर देखने लगी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, साले ठरकी कहीं के? लड़की ने गुस्से से कहा और लकी को पीछे की ओर धक्का दे दिया था। लकी की पीठ पर चोट तो लगी थी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई थी और वो लड़की उसे गुस्से से देखे जा रही थी। नहीं, मुझसे गलती से, मैं तो बस खून। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यह सुनते ही लकी के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि दो गार्ड भागे भागे उस ओर आ रहे थे। इससे पहले कि लकी उसे अपनी ओर से कुछ समझा पाता, उस लड़की ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। लिफ्ट खड़ी थी और वो लड़की लिफ्ट से बाहर आ गई थी। लकी भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था, लेकिन तब तक दो गार्ड उसकी दिशा में आए और उसे पकड़ लिया था। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? एक गार्ड ने उस लड़की से पूछा। वो देख पा रहा था कि उस लड़की का शर्ट खून से सन गया था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की। पहले तो इसने जानबूझकर मेरी शर्ट पर छींका, जिसकी वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई, और फिर इसने अपने रुमाल से मेरे शर्ट को साफ करने के बहाने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। जैसे ही लड़की ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों गार्ड ने लकी को घूर कर देखा। ऊपर से नीचे तक देखने पर उन्होंने पाया कि लकी की शक्ल तो शरीफों की तरह ही थी, लेकिन उसका हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितना बड़ा बदमाश था। क्यों रे, बहुत लड़कियां चिढ़ रहा है, कहाँ से आया है तो, और किसने घुसने दिया तेरे को अंदर? एक गार्ड ने उसके बाजू को और जोर से कसकर पकड़ रखा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। जिस हालत में वो खड़ा था, उस हालत में वो उन लोगों से सिर्फ बात ही कर सकता था। सुनिए, आप गलत समझ रही हैं, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ और ना ही मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे डांटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून आने लगा और फिर उसमें इचिंग हुई और मुझे छींक आ गई थी। आप जैसा समझ रही है, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अच्छा, ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लकी के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए थे। वो यह तो देख पा रहे थे कि लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था और पुलिस के पास जाने का उसका अधिकार भी था, लेकिन उसे डर इस बात का लग रहा था कि अगर वो पुलिस को बुलाती तो उनके होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए गार्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला और लकी को उसके सामने जोर से हिलाते हुए बोला, अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस को क्यों बुलाना? इसे तो हम ही ठीक कर देंगे। क्यों सुरेश? पहले गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड को इशारा किया और उसने लकी की ओर अपना डंडा ताना ही था कि इतने में लड़की बोली,
नहीं नहीं, आप लोग इसे टच भी नहीं करेंगे। आज सिर्फ इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वही इससे निपटेगी। उस लड़के ने कहा और अपने पर्स में से फोन निकाला और फोन मिलाने ही वाली थी कि इतने में फिर से उस गार्ड ने कहा, अरे मैडम, क्यों आप पुलिस को परेशान कर रही हो? हम है ना, हम ही उतना ही अच्छा धोते हैं जितना कि पुलिस धोती है। दूसरे गार्ड ने कहा और फिर लक्की के सिर पर एक डंडा तान दिया था, जिससे लक्की चिल्लाया और बोला, नहीं अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं कोर्ट तक जाएगा। मैं इनके ऊपर डिफेमेशन का केस करूंगा, मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगा और अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे, इसलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ, लक्की ने चिल्लाते हुए कहा। उस जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उसके होश ही उड़ गए थे। वो दोनों घबराए हुए से एक दूसरे को देख रहे थे। लक्की वहीं उस लड़की की आंखों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या करें? पहले गार्ड ने कहा। दूसरे ने कहा, मैनेजर को बुला लेते हैं। पहले ने तुरंत अपनी जेब से वॉकी निकाला और चालू कर दिया था। लक्की और वो लड़की दोनों ही उस गार्ड को देखने लगे थे। इससे पहले कि मैनेजर लाइन पर आता, एक साथ लक्की और उस लड़की का फोन बज उठा था। हेलो जी सर, हाँ मैं होटल में आ गई हूँ सर, लेकिन एक बदतमीज आदमी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। लड़के ने लक्की को घूर कर देखा और कहा, हाँ हाँ मैं भी आ गया हूँ, बस एक मैडम है, उन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो शर्ट आउट करके आ ही रहा हूँ, लक्की ने कहा और दोनों ने एक ही वक्त में फोन रख दिया था। लड़की के लिए अब वहाँ रुकना और इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी। इसलिए लड़की ने लक्की को देखा और बोली, आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मीटिंग हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लक्की का एक फोटो खींच लिया था। इससे पहले कि वो अपना चेहरा ढक पाता, उसकी आंखों के सामने फ्लैश चमक चुका था। लड़की ने अपना फोन अपने पर्स में डाला और वहाँ से निकल गई थी। लड़की ने उसे देखा और फिर अपनी शर्ट ठीक की। दोनों गार्ड अभी वहीं खड़े थे। लड़की ने एक से पूछा, यह रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से लक्की की ओर देखा और पूछा, आपको 888 में जाना है? लक्की ने हाँ में गर्दन हिला दी थी। सर 888 उस तरफ है, उस गार्ड ने इशारे से बताया और लक्की अपनी दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा था। जैसे ही वो जाने को हुआ, वो पीछे पीछे गार्ड भी बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। लक्की ने उस गार्ड को देखा और फिर अपने कंधे ऊंचे कर दिए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था, अचानक उसने उससे माफी क्यों मांग रहा था। जब लक्की को कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपना सिर खुजलाते हुए ही वहाँ से निकल गया था। हाँ, रूम नंबर 888 में उसके आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। ढेर सारे लोग पहले से उसके आने में वहाँ आकर खड़े हो गए थे। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो होटल गोल्डन मेंशन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? मैनेजर ने उसकी बात सुनी और बोला, जी सर, आप चिंता न करें, ऐसा आपने बोला था वैसा का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दे दिया है। रुस्तम सर ने जो भी लिखवाया था वो सभी लंच के लिए बनवाया गया है। रुस्तम सर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास हैं, उनके आने भर से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे गेस्ट आने ही वाले हैं, तो सर जरा आप, उस आदमी ने कहा और जनरल मैनेजर उसका इशारा समझ गया था और वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैनेजर वहाँ से निकला तो वो लड़की वहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी। यह वही लड़की थी जिसके बाल लंबे थे और जिसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने जब रुस्तम डांगी को देखा तो वो सीधा भागकर उसके पास आई और बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। वो क्या है ना, इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, डांगी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, उधर बैठ जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं है। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। डांगी ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा। वो लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मिंदा सा महसूस करके एक कोने में जाकर बैठ गई थी। इधर रुस्तम डांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लक्की के आने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे ही उसने घूमकर अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि एक लड़का ऐसे ही साधारण से कपड़ों और चप्पलों में उसकी ओर आगे चला आ रहा था। रुस्तम उसे देखते ही समझ गया था कि यह और कोई नहीं बल्कि लक्की ही था। वो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसके सामने झुकते हुए उसका अभिनंदन करते हुए बोला, आइए लक्ष्मण सर आइए, मैं रुस्तम डांगी। लक्की ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाने लगा। उसके बाद रुस्तम के पीछे पीछे वो कमरा नंबर 888 में दाखिल हो गया।
लकी ने देखा कि वहाँ पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। उनकी शक्लें और उनके कपड़े ही उनकी सारी कहानी बयान कर रहे थे। यह सब लोग वो हैं सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल के लिए काम करते हैं, सारे टॉप ऑफिशियल हैं, रुस्तम ने कहा और फिर लकी को सबसे मिलवाते हुए बोला, सर हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल हैं। आपका स्वागत है सर, सभी लोगों ने एक साथ एक ही सुर में कहा था। उस लड़की ने जैसे ही लकी को वहाँ खड़ा देखा और उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसके ऊपर खून छींकने वाला कोई नहीं बल्कि उसके बॉस का बॉस होगा। आज तो उस लड़की को नींद ही नहीं आने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। इधर लकी ने भी इतनी भीड़ भाड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी और इस कमरे में होने वाली है। लकी को अपने जहन में सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। लकी ने बाकी लोगों से नजरें मिलाने से पहले एक बार और उस लड़की को देखा। उसे मालूम था कि थोड़ा सा बदतमीज हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगली बार वो लड़की उसके देखने पर भी उसे कुछ नहीं कहने वाली थी। लेकिन अगले ही पल लकी को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था और इसीलिए उसने अपनी नजर उस लड़की पर से हटाकर बाकी के लोगों पर टिका दी थी। प्लीज आप लोग सब बैठ जाइए, लकी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। सर आप भी प्लीज बैठिए, रुस्तम ने कहा और लकी को उस लड़की के पास ही लगी सीट पर बैठने के लिए ऑफर कर दिया था। उसके हाथ का इशारा देखते ही लकी के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था तो वो बीच में ही आया और बोला, सर यह हमारी कंपनी के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं रागिनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया रागिनी लकी को देखकर मुस्कुराने लगी थी। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर ही लकी समझ गया था कि वो फीकी फीकी थी। उसमें लकी के लिए काफी कड़वाहट थी, लेकिन अब ऐसे कड़वाहट देखने की लकी को आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप जरा सबसे पहले इसे चखिए, यह मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। रुस्तम ने लकी के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। अच्छा, लकी ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेज का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल लिया था। जैसे ही उसका जायजा उसके मुंह में घुला, लकी का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों के बाद इतना अच्छा कुछ खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायजा उसके मुंह में ही रह गया था। लकी के चखने के बाद जब बाकी लोगों ने भी उसे चखा तो उसके मुंह में रुस्तम की करशी की छाप उभर आई थी। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वह निकल गया था। उसके बाद जो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने औहदे, अपने पते, अपनी जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया था कि किसी के बर्तन में अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लकी ने भी आज न जाने कितने दिनों के बाद जमकर खाना खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फूल गया था। सर आपका हो गया और कुछ मंगवाऊं? रुस्तम ने प्यार से पूछा। वो लकी को देखकर ही समझ गया था कि आज उसे खाने का मजा ही आ गया था। नहीं, मेरा तो पेट भर गया है, लकी ने कहा। ठीक है सर, आइए तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले कर जाता हूँ, रुस्तम ने कहा। तभी लकी के इस जमीन से जुड़े एटीट्यूड से काफी इम्प्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लकी के पैर जमीन पर टिकने वाले नहीं थे। लेकिन जब उसने लकी को देखा और इतने देर में जितनी बार भी उसने उससे बात की तो उसने यही पाया कि लकी जड़ों से जुड़ा हुआ नौजवान था। वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ उड़ा देते हैं। लकी जड़ों का आदमी था, इसलिए सब कुछ जोड़े रखता था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लकी ने शर्माते हुए कहा। उसे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। उधर रागिनी ने जब लकी को ऐसे शर्माते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई थी। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद लकी काफी क्यूट था। लकी के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लकी की ओर देख रहे थे। लकी ने टेबल पर रखी प्लेटों की ओर देखा और कुछ सोचने लगा था। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और देखा तो 1:30 बज गए थे। जैसे ही लकी ने टाइम देखा सब लोग चौंक गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी, तभी लकी बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लगा और उसने तुरंत लकी से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा है, मैंने पेट भरकर खाया है। लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास यह खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ, लकी ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा था।
रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लकी की इस बात का क्या जवाब दे। वो बस एक ही पल में उसके सादगी पर फिदा हो गए थे। रागिनी की भी सारी नाराजगी एक ही झटके में खत्म हो गई थी। लकी यहाँ बैठकर भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी। खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही थे। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज ढेर सारा कमेंट करके बतलाइए और ढेर सारा भर भर के लाइक कीजिए और ढेर सारा भर भर के इसे शेयर भी कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स। और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखिए। मैं इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं।